सिस्टम है जो एक देश के जैसा ही सिस्टम हम समझ सकते हैं, जिसमें बहुत क्या बोलेंगे अपन, पूरा हर व्यक्ति जो है, हर डिस्ट्रीब्यूटर एकदम अपना दिल से उस सिस्टम को करता है। और सिस्टम जो है देश को किस तरह से बदल सकता है और आम लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, जिसको आरसीएम का प्राण गीत बोलते हैं। और इस प्राण गीत को हमारे टीसी छाबड़ा सर ने लिखा है और गाया भी है। तो इस चीज़ को यदि हम प्राण गीत को ही यदि हम समझ लें तो हमको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, या आरसीएम क्या है ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बार मैं कहीं बैठा था उस समय जस्ट ऐसी चर्चा निकली थी कि आजकल जो युवक लोग जो हो रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं, प्लस पढ़ाई बराबर नहीं कर रहे हैं, गलत कामों में ज़्यादा जा रहे हैं, बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि इसका कारण यही है कि स्कूल में पहला जो पाठ होता है पढ़ाया नहीं जाता है, हमेशा दूसरे नंबर के पाठ से पढ़ाई की जाती है, उसी वजह से ऐसा अंतर आ रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आया कि ये महाशय कैसा बोल रहे हैं कि पहला पाठ नहीं पढ़ाते हैं, दूसरा पाठ से शुरुआत करते हैं। लेकिन हम जब स्कूल में पढ़े तो पहले पाठ से ही तो पढ़े हैं। तो मेरे अंदर में वो जानने की एक उत्सुकता हुई और मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि पहला पाठ नहीं पढ़ाया गया है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला पाठ आप क्या समझ रहे हो, कि जो कि लेखक ने किताब में पहला पाठ लिखा है उसको समझ रहे हो कि क्या समझ रहे हो। मैं बोला कि बिल्कुल उसी को मैं समझ रहा हूँ। तो बोलते हैं वो पहला पाठ नहीं है, जैसा हम पहला पन्ना पलटाते हैं तो हमारा राष्ट्रगीत वहाँ पर लिखा हुआ होता है और उसके बाद में प्रतिज्ञा लिखी होती है। प्रतिज्ञा मतलब हमारे देश का पूरा सार है। यदि प्रतिज्ञा को हम पहला पाठ मानेंगे और प्रतिज्ञा को कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, सब बच्चों को बस रटवा देते हैं, उनके दिमाग में रहता है और मुंह में रहता है। जब प्रतिज्ञा होती है तो उस समय वो मतलब याद करके उस चीज़ को बोल देते हैं। लेकिन यदि उस प्रतिज्ञा के यदि हम डिटेल में अगर जाए और एक एक शब्दों को यदि हम समझें तो हर एक जो लड़का है वो बचपन से उसके अंदर में एक स्नेह की भावना आएगी, एक दूसरे का सम्मान का एक भावना आएगा। इस देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो उसको मतलब अपने आत्मसात करेगा तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो फिर मैं थोड़ा सा सोच के देखा कि मेरा भारत महान है, सारे भारतीय मेरे बंधु है। तो इस तरह से फिर थोड़ा सा मैंने रिवाइज करके देखा तो वाकई में उस प्रतिज्ञा में इतना जान भरा हुआ था कि एक दूसरे का हम किस तरह से सम्मान कर सकते हैं, बड़े लोगों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है ना। इस तरह से हम स्कूल में जो प्रतिज्ञा जो पढ़े हैं तो वाकई में आज स्कूल में वो प्रतिज्ञा का पहला जो पाठ है उसको नहीं पढ़ाया जाता। उसी वजह से आज बच्चों के अंदर में मतलब माता पिता के लिए आदर बोलो या छोटे भाई बहन के लिए आदर बोलो या किसी काम को करने के लिए उसके अंदर में मन की इच्छा बोलो, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हर स्कूल में यदि वो पहला पाठ अगर पढ़ाना अगर शुरू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है। उसी तरह से हमारा जो आरसीएम सिस्टम है इसका मुख्य जो सार है वो प्राण गीत है। यदि हम प्राण गीत को अगर अच्छे से समझ ले और उसके सार यदि हम निकाल ले तो हमको समझ में आएगा कि आरसीएम क्या करना चाहता है और आरसीएम में क्या हो सकता है और हम कौन से मुकाम में पहुंच सकते हैं। तो आज थोड़ा सा प्राण गीत के जो शब्द है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। सबसे पहले पंक्ति में लिखा हुआ है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। मतलब खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, हर व्यक्ति जो है वो खुश रहना चाहिए, उनके पूरे जीवन में एक सुख रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए और सब काम अपना अपना काम सभी करे। ऐसा नहीं कि मेरा ये काम वो दूसरा करके देगा, नहीं, अपने को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद का काम अपने को खुद करना पड़ेगा। तभी मतलब आज हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि दूसरे को बोलते हैं यार ये काम कर दे, लेकिन हम कहीं ना कहीं मतलब आलस करते हैं।
तो इस तरह से यदि हम अपना अपना काम हम खुद करेंगे तो हम अपना सपना खुद अपना पूरा कर सकते हैं। कोई हाथ यहाँ ना फैले। अब आज समझ लो हमको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, दूसरों को मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। पर अगर आरसीएम में हम दिल दिमाग से यदि हम तन मन से यदि हम भिड़ जाते हैं, कम से कम 2 साल भी अगर हम अच्छे से भिड़ जाते हैं तो आने वाले समय में हमको किसी के आगे में हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना इनकम उतना पैसा हमारे पास में रहेगा। कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। जितने सारे जन हैं मतलब लोग हैं, सभी के सभी लोग यदि स्वावलंबी बन जाते हैं तो मतलब एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम एक जो गरीबी लेवल है उसके ऊपर हम आ जाएंगे और कहीं ना कहीं देश का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। किसी देश को रईस कब माना जाता है? जब वहाँ के जो लोग हैं वो रईस हो। ऐसा नहीं कि गिने चुने कुछ बिजनेसमैन लोग हैं उस देश में और वही अमीर है। तो बिजनेसमैन लोग बाज़ार में खर्चा नहीं करते हैं, आम आदमी बाज़ार में खर्चा करता है। और आम आदमी के पास में एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा घूमेगा, तो उस माध्यम से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इनकम होगा। तो इस तरह से इतना ज़बरदस्त तरीके से टीसी सर ने इसको एक कविता के रूप में प्राणगीत को सुंदर बनाया है कि हर खुशहाल खुशहाल यहाँ पर हर जन हो। बिल्कुल हर व्यक्ति जो गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है उससे एक लेते हुए हर वर्ग के लोगों के लिए इस चीज़ को बनाया है कि ये जो हमारा जहान है वो खुशहाल हो सकता है, हमारी जीवन जो है एकदम सुख भरी शांति भरी रह सकती है। और सब यदि अपना अपना काम करते हैं तो अपना सपना खुद वो पूरा कर सकते हैं और इस तरह से हम स्वावलंबी बन जाएंगे तो किसी के आगे में हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में बोलते कि चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। चोरी फरेब का नाम ना हो। आज देखेंगे तो जिधर उधर चोरी चालू है, फरेबी चालू है। कहीं अगर कोई सरकारी काम यदि हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको घूसखोरी देना पड़ रहा है, या फिर कई बार तो हम पैसा देने के बाद में भी हमारा जो काम होने वाला था वो काम नहीं हो पाता है। बहुत सारे चोरी डकैती के काम चालू है जो मतलब काम नहीं कर पाते या फिर आलस करते हैं, खुद होके काम नहीं कर पाते, या फिर उनको बचपन से अच्छी तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई है तो चोरी करते हैं, फरेब करते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। किसी जगह कहना है कि इस तरह से कुछ काम नहीं होना चाहिए और यहाँ कोई बदनाम भी नहीं होना चाहिए। जो गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, उसको एक समाज में बदनामी मिलती है, सब लोग उसका बदनाम करते हैं कि चोर आ रहा है या फिर चोर जा रहा है। तो इस तरह से मतलब चोरी फरेब का काम नहीं होना चाहिए, ना नाम होना चाहिए और कोई भी यहाँ पे बदनाम नहीं होना चाहिए। सब इज्जत से रहना चाहिए, अपना अपना काम बिल्कुल स्वयं करना चाहिए, ना कोई किसे गुमराह करे। हम देखते हैं कि कई जगहों में जैसा कहीं किसी चीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है किसी को गुमराह कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी कुछ फ्रॉड वाली एमएलएम कंपनियां, नेटवर्किंग की कंपनियां आती हैं, हमको एकदम बड़ा लालच दे देती है, 5,000 10,000 15,000 का एक ज्वाइनिंग करा देती है और ज्वाइनिंग करा के हमको गुमराह करके वो चले जाती है। कुछ दिन में हमको पता चलता है कि वो कंपनी है ही नहीं। जैसा बहुत बार कैसे मंथली जो आरडी वगैरह भरते हैं, सब अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे कंपनियां आई थी जिसमें बहुत सारे लोग अपना खून पसीने का मेहनत का कमाई जो है वहाँ पर जमा कर रहे थे, तो उस कंपनी ने कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके वहाँ से गायब हो गए। तो इस तरह से कोई किसी को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। गुमराह करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम आलस बन चुके हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं, उसी वजह से बिना काम करे हमको इनकम आना चाहिए, उसी वजह से कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का जो सिस्टम है वो पैदा हुआ है। सब सच्चे पथ के राही माने, हर इंसान जो है एक सच्चाई के रास्ते में चलना चाहिए, कभी झूठ का एक फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और
अपने रास्ते में चाहे कांटे आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन एक सच्चे पथ पर हमको जाना चाहिए। और ये सभी हमको अगर संभव है तो आरसीएम के माध्यम से ही हमें संभव हो सकता है। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव वो रखे मन में। आज आतंक बोले तो आज भाई भाई में एक वैर सा है, और अपने परिवारों में भी हमारा मतलब एक अच्छा व्यवहार नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आतंक भरा हुआ हमारा जीवन है। लेकिन यदि हम आरसीएम में आ जाते हैं तो हमारा जो ये आतंक है जीवन का, ये ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे के प्रति हम प्रेम भावना रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम जब आरसीएम में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को बिजनेस के बारे में बताना है। तो अगर हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं या फिर हम दो दो बात कर लेते हैं तो उसके पास में हम जाके आरसीएम बिजनेस हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं आरसीएम में हम आने के बाद में मतलब ज़्यादा सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी के साथ में हमारा दो दो बात ना हो। मतलब हमारे जीवन में आतंक भी नहीं होना चाहिए और एक दूसरे का प्रेम के साथ में एक मन में हमारा भाव रखना चाहिए। उसके बाद में तीसरी पंक्ति जो है, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। मतलब हर कोई किसी के साथ चले। आज अगर किसी को परेशानी हो रही है तो आज कोई उसके पीछे में आने को तैयार नहीं है। मतलब मदद करना नहीं चाहते। आज लोग इतना स्वार्थी हो चुके हैं कि वो बस अपना ही देख रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, दोस्त भाई में क्या हो रहा है, इससे उसको कुछ भी लेन देन नहीं है। लेकिन यही यदि हम कुछ दशक पहले यदि हम जाएंगे तो अगर किसी गांव में समझ लो कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पूरे के पूरे गांव खड़ा होकर वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते थे। लेकिन आज यदि किसी गांव में भी अगर किसी के घर में अगर प्रॉब्लम होता है तो बाकी लोग बोलते हैं कि वो उसका प्रॉब्लम है, वो अपने तरह से निपटेगा। तो उस तरह से हमको समाज नहीं चाहिए। टीसी छाबड़ा सर बोलते हैं कि हर कोई किसी के साथ चले, मतलब एक दूसरे के हमको साथ चलना है और हर संकट में सब हाथ मिले। अगर समस्या किसी पे आती है, अगर एक व्यक्ति में अगर कुछ भी समस्या आ गई लेकिन अगर 10 व्यक्ति उसके साथ में खड़े हो गए तो संकट जो है, समस्या जो है आसानी से दूर हो सकता है। और ये चीज़ हम आरसीएम में देखे हैं और हम करते भी हैं। आरसीएम एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम है जो हमको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और हमको सिखाते हैं। अब कई सारे हमारे जो आरसीएम टीम के जो साथी हैं उनको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। समझ लो कभी कभी मानसिक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम सब टीम एक मिल के बैठ के उस मानसिक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स का, और कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो एक ताकत है जो हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ये जो टीसी सर बोल रहे, इसमें वाकई में बहुत बड़ा ताकत है और ये होता ही है। ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूसरे का सम्मान करें। मतलब कोई कोई समाज का है, कोई जाति का है, या कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, किसी के पास में कार है, किसी के पास में बाइक है, किसी के पास में साइकिल है। इस तरह की बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ना ऊंच नीच की बात करे। कोई भी व्यक्ति आरसीएम में यदि वो आता है तो कभी भी ऊंच नीच की बात नहीं करता, कभी किसी का समाज नहीं पूछता। एक दूसरे का सम्मान करे। वो जो भी जाति का हो, जैसा भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान का एक रिस्पेक्ट यहाँ पर बना हुआ रहता है। जैसे कि आरसीएम में आने के बाद में हर डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को सर बोलते हैं और जो लेडीज़ महिलाएं होती हैं उनको मैडम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान वाली भावना, एक रिस्पेक्ट वाला चीज़ यहाँ पर हमको शुरू में जैसे कोई ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के साथ में या फिर ज्वाइन होने से पहले जब हम उसके घर में प्लान बताने जाते हैं उस समय हम उनको सर के नाम से ही संबोधित करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट वाला जो चीज़ है हम उस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सिस्टम के माध्यम से हम अगर सीखना चाहेंगे तो ऊंच नीच की बात कोई भी नहीं करेगा और एक दूसरे का सम्मान करेगा। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। ना जात पात की दूरी है, मतलब आज
अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर आज भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा रूप से मानते हैं। एक समय पहले ऐसा था कि कुछ निश्चित कुछ जाति के लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, ना उनके अपने घर में आने को भी नहीं देते थे। तो वो चीज़ तो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, लेकिन हमको पूरा संपूर्ण हमारे जो समाज है, इस समाज से जात पात की जो प्रथा है उसको हमको निकाल के फेंकना है। ना सीमा की मजबूरी हो, ना सीमा की मतलब हमको कुछ बंधन नहीं होना चाहिए कि ये करो वो मत करो। जैसा एक पिक्चर का गाना मैं सुना था जो बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा। अगर सीमा के बारे में हम बॉर्डर बोलते हैं ना, जैसे देश का बॉर्डर होता है, वैसा हमारा घर का भी एक बॉर्डर होता है, हमारा विचारों का भी एक बॉर्डर होता है। तो हमारे विचारों का जो बॉर्डर है उसको तोड़ना है, देश का जो बॉर्डर है उसको तोड़ना है। तो एक पिक्चर है, पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाना थोड़ा सा याद है तो बोलता हूँ। पंछी पवन नदिया के, कुछ ऐसा है, कोई सीमा ना इन्हें रोके। पंछी पवन पवन के झोंके, कोई कोई कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा बराबर मुझे। मतलब इतना ज़बरदस्त है कि जो हवा है, हवा को कोई सीमा जो है, कोई बॉर्डर है वो रोक नहीं सकता है। जो पंछी है, पक्षियाँ है, उसको कोई सीमा कोई बॉर्डर रोक नहीं सकती है। जो नदी का पानी है उसको कोई हवा मतलब कोई सीमा उसको रोक नहीं पाती। तो उस तरह से हमारा विचार भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा जो विचार है वो जकड़ चुका है, एक पुरानी रूढ़ी परंपराओं में जकड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं हमको तोड़ने की ज़रूरत है। और हमारा जो सोचने की शक्ति है, जो सीमा हमने बना के रखी है, या फिर बचपन से हमारे दिमाग में जो कुछ सीमाएं बनती आई है, उस सीमा को हमको तोड़ना है और एक बेटर काम कर सकते हैं उस तरह से हमको सोचना है। हमको बहुत बड़ा सपना देखना है और उस सपने को पूरा करने के लिए काम करना है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे आरसीएम सिस्टम के माध्यम से साबित हो सकता है और हम करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। ये लास्ट पंक्ति में इतना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलेंगे, जान लगा दी है टीसी सर ने, कि अगर ये लास्ट की पंक्ति भी यदि हमारे ध्यान में अगर आ जाते हैं तो हमको हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमको समझ में आ जाएगा। हमें कोई जुदा ना कर पाए मतलब जब हम अभी एकजुट हो रहे हैं, एक टीम बन रहे हैं, तो हम टीम को कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। आज बहुत सारे ऐसे कुछ इशू हो जाते हैं कि ये विदेश से आया है, या फिर पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के लोग कुछ इधर हमारे यहाँ पे आ गए, तो हिंदू नहीं है तो दूसरे जात का है। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारतवासी मतलब भारतवासी, भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है वो भारतवासी ही कहलाना चाहिए और हमको कोई जुदा नहीं करना चाहिए आपस में। आज हम देख रहे हैं तो नेता लोग आपस में हमको जात पात का बता के आपस में हमको लड़वा देते हैं और अपना वो रोटी सेक लेते हैं, अपना इलेक्शन वो जीत के आराम से ऐश करते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना है कि हम जो भारत में रहने वाले हैं सभी के सभी हम एक भारतवासी है। चाहे हो सकता है हम अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ों को हम मानते हो, हमारे मान्यताएं अलग अलग होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत में रहने वाले हैं तो भारतवासी है। और हम अगर ऐसा कुछ होता है तो सबके सब सभी जाति के लोग इकट्ठा आ जाए, जिसको कोई जुदा ना कर पाए और कोई भी यदि कोई नेता चाहे भी तो उसको अलग ना कर पाए। तो ये सिस्टम यदि हम अगर थोड़ा सा गौर करके यदि हम सोचेंगे तो आरसीएम के माध्यम से ये चीज़ें जो है वो हो सकता है। क्योंकि समझ लो ये ख़त्म होने के बाद में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। मतलब आज थोड़ा थोड़ा पैसे के लिए हम कि कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होना चाहिए और हम एक ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हम भारत माँ जो हमारे देश है उसका हम शान बन सके और भारत माँ की जो विकास है उसमें हमारा कहीं ना कहीं नाम अगर लिया जाए तो इज्जत के साथ में
नाम हम ले सकते। तो जितने सारे जो सपना है पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा। तो आरसीएम से हम लोग खुद बोल रहे हैं कि इस तरह से सबकी जो आशा है वो आशा पूरा करने की ताकत जो है वो आरसीएम के अंदर में है। तो कहीं ना कहीं हमको आरसीएम को उस हिसाब से लेना है और इस हिसाब से हमको काम करना है। अब यहाँ पर जो हम सोच रहे थे एक आने वाले समय में यदि हम सोचेंगे तो आरसीएम का कितना बड़ा रूप हो सकता है। समझ लो आज राजनीति जो पार्टियाँ है वो अपने क्या बोलते हैं पर्सनल पावर के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करके उस इलेक्शन को जीत जाते हैं। लेकिन समझ लो जब आरसीएम इतना ज़्यादा फैल जाएगा और आरसीएम से अगर कोई व्यक्ति जो डायमंड